संस्कारधानी में महर्षि दधीची के अनुगामियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो समाज के उत्थान के लिए अपनी देहदान कर रहे हैं। देहदान का संकल्प पत्र भरने वालों की संख्या 445 हो गई है, जिनमें से 26 लोगों ने स्वीकृति पत्र भी जमा कर दिया है। कलेक्ट्रेट में देहदान करने वालों को सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए संस्कारधानी में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से किया जाएगा। सांसद राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें भारतीय खेलों के साथ पारंपरिक खेलों का समावेश रहेगा। कोविड की नई लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करेगा। ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर तक की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारियां एकत्रित करके राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। कोहरे की वजह से ट्रेनों की लेट लतीफी का दौर जारी है और कई घंटे विलंब से चल रही ट्रेनों के कारण यात्री खासे परेशान नजर आ रहे हैं। रेल यात्रियों का कहना है कि रेल प्रशासन रेलगाड़ियों की लेट लतीफी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ई ऑटो रिक्शा चालकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स कम है, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा चालक परेशान है। रांची में रहने वाला ऑटो चालक मजबूरी में बैटरी चार्ज कराने के लिए दीनदयाल चौक तक जाता है। जिले में संचालित हो रहे कई आंगनबाड़ी केंद्र दुर्दशा का शिकार हैं। इन्हीं में शामिल है गोहलपुर बस्ती में स्थित केंद्र क्रमांक 81 में विद्युत व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण काफी दिक्कत हो रही है। आंगनबाड़ी सहायिका की माने तो केंद्र में लगभग 5 वर्षों से बिजली ही नहीं है और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। युवाओं के लिए शासन द्वारा बनाई जाने वाली युवा नीति के मद्देनजर एक जागरूकता रैली शासकीय महाकौशल कॉलेज से निकाली गई, जिसके जरिए युवाओं को युवा नीति के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। कृषि उपज मंडी में मटर लेकर आने वाले भारी वाहनों के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। खास बात यह है कि मंडी प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा मंडी में आने वाले किसानों और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। दिसंबर माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा भंवरताल पार्क में ध्वजवंदन कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 26 देहदानियों का कलेक्ट्रेट में हुआ सम्मान। 445 लोग देहदान का संकल्प पत्र अब तक भर चुके हैं। महर्षि दधीची की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। और खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभाओं को निखारने 12 जनवरी से होगा भारतीय और पारंपरिक खेलों का आयोजन, सांसद ने दी जानकारी। संस्कारधानी में महर्षि दधीची के अनुगामियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो समाज के उत्थान के लिए अपनी देहदान कर रहे हैं। देहदान का संकल्प पत्र भरने वालों की संख्या 445 हो गई है, जिनमें से 26 लोगों ने स्वीकृति पत्र भी जमा कर दिया है। कलेक्ट्रेट में देहदान करने वालों को सम्मानित किया गया। समाज के लिए देहदान करने वाले 26 लोगों का सम्मान कलेक्ट्रेट में किया गया। देहदान स्वीकृति पत्र भरकर जमा करने वालों को अपर कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर जिले में 445 लोग देहदान का संकल्प पत्र भरकर जमा कर चुके हैं। जबलपुर जिले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिवर्ष देहदान की संकल्प लेते हैं। अभी वर्तमान में करीब 450 परिवार हैं जिन्होंने देहदान का संकल्प लिया, और बहुत सारे ऐसे परिवार फिर जब मृत्यु हो जाती है तो वो बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट करते हैं। यही मेडिकल कॉलेज में जो बॉडी डोनेट की जाती है, उसी के कारण बच्चे पढ़ पाते हैं, डॉक्टर बन नहीं पाते हैं। बहुत ही नोबल कॉज है। इसमें आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 14 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कुछ लोगों को सम्मानित कर दिया गया है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि ये बहुत ही पवित्र और एक अच्छा कार्य है, जिसमें सभी को ये संकल्प लेना चाहिए। कुल मिलाकर अब तक देहदान के लिए संकल्प पत्र भरने वालों की संख्या 445 व्यक्तियों की है, और 14 बॉडीज जो है वो मेडिकल कॉलेज जबलपुर को सौंप भी दी गई हैं, उनको उपलब्ध करा दी गई परिजनों के द्वारा। हमारे यहाँ एक वैदिक परंपरा भी है और एक श्रुति कथा भी है, जिसमें महर्षि जो दधीची थे उन्होंने अपना अंग दान किया था लोक कल्याण के लिए,
और उसी परंपरा को जबलपुर ने बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत लोग प्रोत्साहित हुए हैं, प्रभावित हुए इस अनुकरणीय कार्य को। देहदान करने वालों ने कहा कि मानव सेवा के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। उनके देहदान करने से मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को अध्ययन में आसानी होगी और नए प्रयोग हो सकेंगे। पहले मतलब प्रेरणा मुझे सेल्फ से मतलब था बहुत दिनों से कि मुझे आंखें दान करनी है, लेकिन जब मैं यहाँ आई कलेक्ट्रेट में तो मुझे लगा कि नहीं, यदि मेरे शरीर के हर एक पार्ट से यदि किसी के काम आ जाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए मैंने देह दान करने की प्रेरणा मुझे सेल्फ से ही मिली, किसी ने मुझे बोला नहीं है ऐसा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं मर के भी जिंदा रहूंगी किसी के साथ। समाज के लोग मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, मैं यही कहना चाहूँ कि समाज के हर व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि जला तो दिया जाता है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, राखी मिलती है ना। इसलिए हमारे शरीर के हर पार्ट से यदि किसी के काम आते हैं तो वो ज़्यादा सही है। देहदान का निर्णय ये था कि अपनी जो परंपरा है हिंदू सभ्यता में मैक्सिमम तो जला ही देते हैं, तो अपन ये अपने विचार में आया कि अगर इस मरने के बाद भी अगर इसका सदुपयोग हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ लोग अपने अंगदान करते हैं। मेरा विचार ये बना कि अपन क्यों ना रिसर्च के लिए अपनी बॉडी को डोनेट की जाए। जो हमारा शरीर जला के खाक कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स अगर किन्हीं जरूरतमंद के उपयोग में हो सके तो उस भाव से हमने इस अपने देह को दान में दिया है। बहरहाल देहदान कर समाज और संसार का कल्याण करने वाले महर्षि दधीची के अनुगामियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देहदानियों का यह त्याग निश्चित रूप से समाज में विकास की नई इबारत लिखने वाला साबित होगा। खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए संस्कार धानी में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से किया जाएगा। सांसद राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें भारतीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेलों का भी समावेश रहेगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 12 जनवरी से जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 12 दिवसीय खेल महोत्सव में भारतीय खेलों के अलावा पारंपरिक डंडा, पिट्ठू, पतंगबाजी समेत अन्य खेल शामिल रहेंगे और इसके शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के आने की भी संभावना है। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि खेल महोत्सव में देश के विख्यात खिलाड़ी भी शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में जो एक परिवर्तन आया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल आयोजन हो रहे हैं उनमें भारत के खिलाड़ियों की संख्या, पदक लाने वालों की बढ़ गई है। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि और भी व्यापक जन जागरण और अनुकूलता खेलों को लेकर बनना चाहिए और इस दृष्टि से अलग अलग जगह पे सांसद खेल स्पर्धाएं भी आयोजित हो रही हैं। जबलपुर में भी तय किया है 12 जनवरी को, तब जबकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक ये 12 दिवसीय खेलों का आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जिसमें कई तरह के खेल स्पर्धाएं होने वाली हैं। क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल का प्रदर्शन मैच भी होगा, हॉकी का प्रदर्शन मैच भी होगा, कबड्डी होगी, खो खो होगा, इसके अलावा और भी खेल, साइकिलिंग होगी, ऐसे अलग अलग खेल होंगे। समापन इसका मैराथन के साथ होगा और इसमें साथ में जो हमारे पारंपरिक खेल हैं जैसे गिल्ली डंडा, पिट्ठू, चीटी धप, भौरा, ये सारे खेल भी इसमें, पतंगबाजी, पतंग महोत्सव भी इसमें संक्रांति के दिन होगा, ये सारे खेल इसमें होंगे। खेल महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। कोविड की नई लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करेगा। ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर तक की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारियां एकत्रित करके राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। कोविड के नए वेरिएंट के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 27 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल की जाने वाली है, जिसमें व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण जानकारी राज्य शासन को भेजी जाएगी। देखिए, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। कल 27 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल से हम लोग हमारे ब्लॉक स्तर यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
CHC, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पूरी जानकारी एकत्रित करनी है, जिसमें बिस्तरों की संख्या, ICU बेड की संख्या, इसके अलावा ऑक्सीजन पॉइंट की संख्या, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट की संख्या, कितने स्टाफ हमारे पास है, स्टाफ नर्सेज से लेके हर स्टाफ जो कि कोविड में कार्य करता है, उनकी पूरी जानकारी संकलित हम लोगों को करनी है। और विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखें। दवाइयों की जानकारी हम लोगों ने हर स्थान से मांग ली है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक का कहना है कि कोविड की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। काफ़ी तैयारी है पहले से, लेकिन हम उसको और सुदृढ़ कर रहे हैं। आज आदेश मिल गए हैं कि कोविड की टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी है। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जानकारी जैसे ही मिलती है उनकी टेस्टिंग करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये रोग, ये बीमारी हमारे देश में, हमारे ज़िले में ना फैले, उसके लिए हम सभी के जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि जो हमारे प्रोटोकॉल हैं कोविड के, मास्क लगाना, भीड़ भरे स्थानों पर ना जाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, हाथ धोना, जो पहले से अपन करते भी आ रहे हैं, उनको पूरी गंभीरता से करें, जिससे हम इस बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि संकट से निपटने के लिए दवाओं एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। पहले बार जब कोविड की लहर आई थी तो हमारे खासकर जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, जबलपुर जिला अस्पताल में ही 2 ASU प्लांट लग चुके हैं, 500 कैपेसिटी के और 570, और एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो चुका है 6 किलोलीटर का। तो इस तरह वो डिमांड, अब चूँकि अब जिला अस्पताल में हमको बाहर से ऑक्सीजन लेनी ही नहीं पड़ेगी, हमारे सिविल अस्पताल से हो रहा है। इन सबों जगहों पर ऑक्सीजन की पूर्ण व्यवस्था है। प्राइवेट अस्पतालों ने भी, काफ़ी अस्पतालों ने जो एयर सेपरेशन यूनिट जो है वो लगा ली है, तो इसलिए इस बार ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। बहरहाल चिकित्सकों का कहना है कि सतर्कता जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने से मुसीबत टल सकती है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की लेट लतीफी का दौर जारी है और कई घंटे विलंब से चल रही ट्रेनों के कारण यात्री खासे परेशान नजर आ रहे हैं। रेल यात्रियों का कहना है कि रेल प्रशासन रेलगाड़ियों की लेट लतीफी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ट्रेनों की लेट लतीफी का क्रम जारी है और यही वजह है कि यात्री खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण यह है कि ट्रेनों के विलंब से आने से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी लेट हो रहे हैं और उनके जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। ट्रेन तो अभी बहुत सारी ट्रेनें अभी लेट चल रही हैं। ये मेरे को लगता है कि कोहरे की वजह से गाड़ियाँ लेट चल रही है। गाड़ी रेलवे अपने तरफ से तो बहुत अच्छा सोच रही है गाड़ी, लेकिन हम लोग सब यात्री लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। ट्रेन का कोई पता नहीं चल पा रहा है, कोई अलाउंस भी नहीं हो रहा है। हमारे परिजन जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं और ट्रेन अभी आई नहीं है। सिंगरौली इंटरसिटी जाना है, अभी इंटरसिटी एक्सप्रेस से जाना है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ई ऑटो रिक्शा चालकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स कम है, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा चालक परेशान है। रांची में रहने वाला ऑटो चालक मजबूरी में बैटरी चार्ज कराने के लिए दीनदयाल चौक तक उसे जाना पड़ता है। शहर में 1500 से ज्यादा ई ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट दीनदयाल बस स्टैंड में है, जबकि जगह जगह कई स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि आसानी से बैटरी चार्ज हो सके। ई ऑटो रिक्शा की बैटरी चार्जिंग पॉइंट कम होने से ई ऑटो रिक्शा चालक परेशान हैं। परेशानी है कि हम लोग, मैं जैसे रांची में रहता हूँ, अब रांची से मैं दीनदयाल चार्ज करने जाऊँगा, फिर 2-4 घंटे वहाँ अपना बेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर रांची जाऊँगा तो मेरे को आने जाने मेरी बैटरी उतनी खर्च हो जाती है। भाई कम से कम ऐसी जगह पॉइंट बनाया जाए, जैसे हम रांची में हो गया, गढ़ा हो गया, कहीं गोकलपुर में एक आध बना दिया जाए, मेडिकल रोड पे बना दिया जाए, गढ़ा रोड पे बना दिया जाए, पेट्रोल पंप में बनवा दो कहीं ना कहीं, कि हम लोग अपनी रोजी रोजगार चला सकें। अभी क्या परेशानी जा रही है आप लोग? परेशानी ये आती है ना सर, अब मैं रांची रहता हूँ, रांची से मेरे को दीनदयाल चार्ज करने जाना, तो आने जाने में तो जितनी बैटरी लग जाती, चलता कितना 60-70 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो चलता नहीं है। अब 60-70 किलोमीटर में अगर मैं 20 किलोमीटर आने जाने में कमाऊँगा तो मैं कमाऊँगा क्या? बहरहाल नगर निगम और JCTSL ने दावा किया था कि प्रत्येक चौराहे पर ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, लेकिन यह दावा खोखला साबित हो रहा है।
जिले में संचालित हो रहे कई आंगनबाड़ी केंद्र दुर्दशा का शिकार हैं। इन्हीं में शामिल है गोहलपुर बस्ती में स्थित केंद्र क्रमांक 81 में विद्युत व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण काफी दिक्कत हो रही है। आंगनबाड़ी सहायिका की माने तो केंद्र में लगभग 5 वर्षों से बिजली नहीं है और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। गोहलपुर बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 81 में पिछले 5 वर्षों से बिजली नहीं है। हैरानी की बात यह है कि महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों एवं स्टाफ को बेहद परेशानी हो रही है। आंगनबाड़ी सहायिका के अनुसार जनप्रतिनिधियों से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन ही मिला है। ये आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 81 है। इसमें 5 साल से लाइट नहीं है। पंखा तो पार्षद ने दे दिए, लेकिन लाइट का इंतजाम नहीं है। यहाँ मतलब पंखा नहीं है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह से बोला आपने? सबसे बोलती है तो लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक नहीं हुई है। जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी भवन जो किराए में लगते हैं, उनमें सभी में हमने कंपलसरी किया हुआ है कि वही किराए का भवन लें जिसमें बिजली की व्यवस्था हो। एक केंद्र क्रमांक 81 की जिसकी आप बात कर रहे हो, ये एक पर्टिकुलर आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा केंद्र है जो कि एक प्राथमिक शाला के प्रेमाइसिस में या परिसर में लगता है। ये आंगनबाड़ी वहाँ पर एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है और अब आपने द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो हम वहाँ पर जो है स्कूल प्रबंधन से अनुरोध करके वहाँ बिजली व्यवस्था करवाएंगे और जिसका नियमित रूप से बिजली का बिल का भी भुगतान हमारे यहाँ से किया जाएगा। सर, पर ये देखा गया कि 5 वर्ष हो गए मतलब वहाँ लगते हुए और अभी तक बिजली की व्यवस्था। देखिए, एक्चुअली क्या था कि पहले जो था आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था के लिए बिजली की देय के बिल की व्यवस्था के लिए अलग से बजट नहीं आता था, लेकिन इसी वित्तीय वर्ष से सरकार ने प्रावधान रखा हुआ है कि वो बिजली के बिलों के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराएंगे। तो उसी योजना के तहत हम वहाँ पर बिजली व्यवस्था करवाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की दुर्दशा से बेखबर जिम्मेदार अधिकारियों को बच्चों और स्टाफ की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। युवाओं के लिए शासन द्वारा बनाई जाने वाली युवा नीति के मद्देनजर एक जागरूकता रैली शासकीय महाकौशल कॉलेज से निकाली गई, जिसके जरिए युवाओं को युवा नीति के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। महाकौशल कॉलेज से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बैनर पोस्टर के माध्यम से युवा नीति को लेकर युवाओं को जागरूक किया गया। कॉलेज के प्राध्यापकों ने बताया कि प्रदेश में युवा नीति बनाई जाना है, जिस पर युवाओं के सुझाव और विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं और उसी के आधार पर युवा नीति बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य नई युवा नीति के संदर्भ में शासन की मंशानुसार युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना और उनकी सहभागिता उसमें हो। वे अपने कुछ सलाह दे सकें कि ऐसी नीति बने ताकि युवाओं को उसमें रोजगार मिल सके, उनके लिए क्या उपयुक्त होगा, उनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसमें वो अपने विचार प्रस्तुत करें, ताकि शासन उनके दिए गए जो सलाह है उसके अनुसार एक अच्छी युवा नीति बना सके। यह रैली युवा नीति पर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज शासकीय महाकौशल महाविद्यालय से साईं बाबा मंदिर के आगे तक करीब 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, जिसमें विभिन्न शॉप्स जो दुकानदार हैं उनको इसके लिए बताना, जो वहाँ पर युवा हैं उनसे ये को प्रेरित करना कि वो युवा नीति के संबंध में अपने विचार शासन तक पहुँचाएं और युवाओं में एक जागृति पैदा करना। जो भी छात्र ये एजुकेशन हब के रूप में हैं हमारा सिविल लाइन, यहाँ पर पूरे विद्यार्थी विभिन्न संकाय के यहाँ से ही गुजरते हैं, तो उन सबको हमारे विद्यार्थियों ने जो एनएसएस एनसीसी के विद्यार्थी थे उन्होंने अलर्ट किया और जागरूक किया कि वो लोग युवा नीति में अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें, जिससे शासन को हम लोग प्रेरित कर सकें। रैली ने सिविल लाइन क्षेत्र का भ्रमण कर सभी को युवा नीति की जानकारी दी। कृषि उपज मंडी में मटर लेकर आने वाले भारी वाहनों के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। खास बात यह है कि मंडी प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा मंडी में आने वाले किसानों और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है।
ये नजारा है कृषि उपज मंडी का, जहां पर भारी वाहनों के आवागमन की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और यही वजह है कि अन्य लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों का कहना है कि जाम के हालात नहीं बने, इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम किया जाता है। गेट पर गार्ड लगाए गए हैं, केवल मटर से भरे वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है, खाली वाहनों को प्रवेश निषेध कर दिया गया। सर अभी तो जाम नहीं लग रहा है और जाम की व्यवस्था हम लोगों ने की है। गार्ड व्यवस्था जो है उसको गेट से लगा के अंदर परिवर्तन मार्ग से, और जो खाली वाहन उनको अंदर नहीं प्रवेश किया जा रहा है। सिर्फ गार्ड को मटर के वाहनों को गेट से परिवर्तन करके अंदर किया जा रहा है और हमारी पूरी जो टीम है उस लगी हुई है व्यवस्था में, मार्ग व्यवस्था करके, और किसी भी प्रकार का जाम ना लगे उसी में लगे हुए। गौरतलब है कि इन दिनों मंडी में मटर की आवक हो रही है, जिसे लेकर वाहन मंडी में पहुंच रहे हैं और जाम के हालात बन रहे हैं। दिसंबर माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा भंवरताल पार्क में ध्वज वंदन कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सेवा दल के सदस्यों ने भंवरताल में ध्वज वंदना की। कांग्रेस सेवा दल द्वारा महीने के अंतिम रविवार को शहर के किसी प्रमुख स्थान पर ध्वज वंदना कर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई जाती है। सभी महापुरुष जो मेरे को उसको कहने में कोई गुरेज नहीं, सभी कांग्रेस परिवार के लोगों ने इसके लिए आउट किया और उस समय मर पिटने के लिए लोग तैयार रहते। एक ऐसा जुनून था, एक ऐसा लोगों के अंदर जज्बा था कि महिलाओं तक से अपने गहने तक दान देते थे। और आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग। और आज शक्ति बल अगर कोई है तो हमारा ये तिरंगा है। मैं आप सबको इस मौके में बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना ने ध्वज वंदना के बाद पार्क में मौजूद बच्चों के बीच केक का वितरण किया और कांग्रेस की गौरवशाली परंपराओं से अवगत कराया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।